सबसे पहले मुझे आप एकदम सिंपल तरीके से ये समझा दीजिए कि ये DMIT है क्या? D is डर्मेटोग्लाइफिक्स, यानी डर्मा यानी स्किन, और हमारे स्किन के पैटर्न्स में इसको लाइंस जो बोलते हैं उसको साइंटिफिकली रिजेस कहते हैं। तो इस पैटर्न्स के स्टडी को हम डर्मेटोग्लाइफिक्स बोलते हैं। और MI इज मल्टीपल इंटेलिजेंस। हमारे ब्रेन में 8 इंटेलिजेंसेस हैं। ये हमारे 10 ब्रेन लोब्स में छिपे हुए हैं। ये ब्रेन का और ये फिंगरप्रिंट का अगर हम एक कनेक्शन समझे और उस टेस्ट जो हम ये करते हैं टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज DMIT। जैसे आप देखेंगे आजकल एस्ट्रो का एग्जांपल देती हूँ कि मेजॉरिटी आप एप्स देखोगे वहाँ पर जस्ट बिगनर्स एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं और आपको बस एक बेसिक आपकी डिटेल्स ले ली जाती हैं और आपको एक गाइड कर दिया जाता है। अगर आप किसी गलत इंसान के साथ जुड़ जाएं तो हाउ टू बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल और कैसे बचें, कुछ रेड फ्लैग्स जो हमको ध्यान देने चाहिए। DMIT का अगर एक्चुअल देखें हम, ऑल द 10 फिंगर्स नीड टू बी स्कैन्ड। देयर माइट बी पीपल, जैसे अभी हमने सिर्फ एक फिंगर का ही देखा और उससे ही अगर वो पूरा बताएंगे तो दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो, दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज आपने सिर्फ एक पोर्शन के ब्रेन को आपने मैप किया। बिकॉज जेन्युइन जो रिपोर्ट होगा वो पूरे ब्रेन को मैप करेगा। तो आप क्या पैटर्न देख रहे हैं कि कितने इजीली जो बिग ब्रांड्स हैं या फिर इवन जो कॉर्पोरेट्स हैं, हाउ इजीली दे आर एक्सेप्टिंग दिस और आर दे थिंकिंग अबाउट दिस? So yes, it's a very important tool for even corporates, because corporates are spending their time and energy and money on hiring the right fit. And many times ये होता है कि वो लोगों को ले लेते हैं depending on their certificates या interview के performance के basis पे, but the real person comes up later on and maybe it can be a misfit. So yes, to avoid that and reduce this, I think if every corporate does this test, तो hiring भी सही हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिनकी कहानी सुनकर आपका दिमाग खुल जाएगा। ये कहानी है संतोष जी की, जिन्होंने सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज जैसी देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज में 30 साल तक सेल्स और HR की हाई प्रेशर लाइफ देखी है। 7,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन करने के बाद उन्होंने एक ऐसी चीज पहचानी जो अक्सर हम सब मिस कर देते हैं, हमारा इनबॉर्न टैलेंट। Hello and welcome to Leaders Connect Fest podcast with Akriti Pateria, an initiative by Empowering Social Welfare Foundation. संतोष जी ने सिर्फ अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं की, बल्कि अब वो एसएच डेवलपमेंट एकेडमी के जरिए हजारों बच्चों, पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स की जिंदगी बदल रहे हैं, एक साइंटिफिक तरीके से जिसे हम DMIT फिंगरप्रिंट ब्रेन मैपिंग कहते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे के करियर को लेकर परेशान है या एक प्रोफेशनल है जो अपनी जॉब में स्टक फील कर रहे हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग रोड मैप साबित हो सकता है। हम बात करेंगे ब्रेन साइंस, मेंटल ब्लॉक्स और करियर क्लैरिटी पे, बिल्कुल स्क्रैच से। तो चलिए शुरू करते हैं संतोष जी के साथ। और गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वो पॉडकास्ट है जहाँ हर सुनने वाले को मिलता है एक नया पर्सपेक्टिव। Thank you, Santosh ji, for coming. Thank you. A special thanks to Leaders Connect Fest podcast. शांतनु, my dear friend, and आकृति जी, आपको भी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। Thank you so much. Thank you. तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप पहले कॉर्पोरेट जॉब में थे, काफ़ी साल आपने कॉर्पोरेट जॉब में स्पेंड किए, तो वहाँ से यहाँ का स्विच और क्यों, कैसे, क्या था थॉट उसके पीछे? I should have switched earlier. अभी लगता है कि पहले जंप करना चाहिए था, बट यस, मेरा कॉर्पोरेट लाइफ 30 साल का जो था, सेल्स, ट्रेनिंग और फिर कुछ साल HR करने के बाद काफ़ी शहरों में विथ माय फैमिली घूमने फिरने के बाद ये अंदर से लग रहा था कि आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन। और करीब अराउंड 2010 से आई वाज इन टच विथ वन ऑफ माय मेंटर्स, मेरे जो एक स्पिरिचुअल गुरु सुनील पारेख सर हैं मुंबई में। तो उन्होंने मुझे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये सब जब सिखाया, और ऐसे एक सेशन में फर्स्ट टाइम जब मैंने फिंगरप्रिंट पैटर्न एनालिसिस यानी DMIT के बारे में जब समझा, तो शुरुआत में मेरे भी मन में एक हंसी आई, एक डाउट आया, इज इट पॉसिबल, हो सकता है क्या फिंगरप्रिंट से आप अपने टैलेंट्स को, स्ट्रेंथ्स को जान सकते हैं। बट सुनील सर खुद एक IIT गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के CEO रह चुके हैं, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इसमें कुछ बात छुपी हुई है विच आई शुड लर्न। फिर मैंने अपनी रिपोर्ट करी, अपने बच्चों की करी, एंड देन व्हेन आई सॉ कि ये रिपोर्ट कितना एक्यूरेट है, एंड ये हमारे बचपन में अगर होता, हो सकता है मेरे घर वालों को या मेरे पेरेंट्स को एक
एक आइडिया देता कि कैसे संतोष के साथ आगे बढ़ना है। मे बी आप 30 साल नहीं लगाते। हाँ, हो सकता है कुछ और करता मैं। राइट राइट। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बट हो सकता है दिस टाइम हैज कम फॉर मी टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। जो मैंने फार्मा इंडस्ट्री में सीखा, मेरे मैनेजर्स ने मुझे ग्रूम किया, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर ह्यूमन बीइंग में एक पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे तो कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। प्लस अगर एक डायरेक्शन मिल जाए, हो सकता है हम जल्दी सक्सेस अचीव कर सके। और ये DMIT वही टूल है जो हमें एक क्लैरिटी देती है और एक डायरेक्शन भी मिल सकता है हमें, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जब हुआ तो अंदर से एक आवाज आ रही थी, करना चाहिए करना चाहिए। एंड देन व्हेन कोविड हैपेंड, दैट्स द टाइम व्हेन आई टुक द कॉल कि चलो कुछ करते हैं, लेट्स बी हैप्पी आल्सो डूइंग समथिंग बाय कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। तो कोविड जहाँ पर एक तरफ बहुत सारे लोगों के लिए जॉब मतलब लोगों की जा रही थी, बहुत सारे लोग जॉब स्विच भी कर रहे थे जैसे आपने किया। यस, इनफैक्ट मैं उस फील्ड में था जहाँ पे एज HR मुझे भी एक टफ फेज देखा मैंने कि ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एंड एज अ ट्रेनर बेसिकली आई एम मोर इनटू ट्रेनिंग, तो मुझे लोगों को डेवलप करना अच्छा लगता है, कोच करना अच्छा लगता है। और वो जो लोगों की जॉब जा रहे थे वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। आई सेड लेट मी गो बैक टू माई ट्रेनिंग एंड खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे। तो एज अ माइंडसेट ट्रेनर, एज अ कोच प्लस DMIT, दोनों आप अपने हार्डवेयर, जो DMIT ब्रेन को स्टडी करता है तो अपना हार्डवेयर समझ में आएगा, एंड प्लस माइंडसेट इज आवर सॉफ्टवेयर। तो दोनों को हम कोलैबोरेट करके हम कुछ दे सकते हैं बच्चों को। तो इस पे मैं और क्वेश्चंस बाद में पूछूंगी। सबसे पहले मुझे आप एकदम सिंपल तरीके से ये समझा दीजिए कि ये DMIT है क्या, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं है कि ये फिंगरप्रिंट से होता क्या है। बहुत सारे लोग तो हाथ देखना हो सकता है कि अरे हाथ देखना है, मतलब उस एस्ट्रोलॉजी में चले जाते हैं। तो ये है क्या, क्या ये एस्ट्रोलॉजी जैसा है या कुछ अलग है? या वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑडियंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। DMIT ये जो वर्ड है काफी लोगों को पता नहीं। अगर इसको हम एक्सपैंड करें, D इज डर्मेटोग्लाइफिक्स, यानी डर्मा यानी स्किन, और हमारे स्किन के पैटर्न्स में इसको लाइंस जो बोलते हैं उसको साइंटिफिकली रिजेस कहते हैं। तो इस पैटर्न्स के स्टडी को हम डर्मेटोग्लाइफिक्स बोलते हैं। और MI इज मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हमारे ब्रेन में हमारे 8 इंटेलिजेंसेस हैं। ये हमारे 10 ब्रेन लोब्स में छिपे हुए हैं। तो ये ब्रेन का और ये फिंगरप्रिंट का अगर हम एक कनेक्शन समझे और उस टेस्ट जो हम ये करते हैं टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज DMIT। इन सिंपल टर्म्स हम ब्रेन को मैप कर रहे हैं बाय स्टडीइंग आवर 10 फिंगरप्रिंट। पर वो होगा कैसे? मतलब फिंगरप्रिंट से क्या आप जैसे एक एस्ट्रोलॉजर हाथ दिखता है वैसे कर लेते हैं? हाँ, कैसे होगा तो ये? एस्ट्रोलॉजर या उसको पामिस्ट बोलते हैं, पामिस्ट। हाँ, जो हस्तरेखा, तो हस्तरेखा यहाँ पे होता है। हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, हम हमारे 10 उंगलियों के टिप्स को देख रहे हैं। अभी इसका राज जानने के लिए जो मैं तभी समझा कि इसका साइंस क्या, क्योंकि इवन आई एम अ लॉजिकल पर्सन। सो जब मैंने अपने गुरु को पूछा तो उन्होंने ये जो मुझे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रेगनेंसी पीरियड में जो 13th वीक होती है, 13th वीक से लेकर 21st वीक ब्रेन डेवलपमेंट और फिंगरप्रिंट पैटर्न डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली शुरू होता है। राइट। तो हमारे ब्रेन के भी 10 हिस्से हैं। तो ब्रेन जो हम सेरिब्रम, जो हमारा सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, उसके लेफ्ट और राइट को अगर आप काउंट करें, दोनों जगह 5 पोर्शंस है, और हमारे हाथों में भी 5 फिंगर्स ऑन द राइट एंड 5 फिंगर्स ऑन द लेफ्ट। सो व्हेन द ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हेन आई से डेवलपमेंट यानी ब्रेन की जो सेल्स है, न्यूरॉन्स, कौन से हिस्से में ज्यादा न्यूरॉन्स फॉर्म हो रहे हैं उस स्टेज में, वो हिसाब से उस ब्रेन का कनेक्शन एक फिंगर से है, और उधर वो लाइंस कम ज्यादा हो सकती है। तो ज्यादा न्यूरॉन्स अगर सपोज म्यूजिकल वाले फील्ड एरिया में है, तो हमारा जो रिंग फिंगर है जो कनेक्टेड है, उधर ज्यादा लाइंस फॉर्म होते हैं। तो क्या प्रेगनेंसी के टाइम कुछ किया जा सकता है कि अगर मुझे अपने बच्चे में ये पर्टिकुलर गुण चाहिए या फिर वो इसमें जीनियस हो, आगे बढ़े, तो कुछ किया जा सकता है? आई थिंक ऑलरेडी लोग अननोइंगली इसको कर ही रहे हैं। जो गर्भ संस्कार हम बोलते हैं, या बड़े बोलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेडी शुड बी हैप्पी, शी शुड सी फेसेस ऑफ स्माइलिंग बेबीज। तो ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि आप जिस तरह सोचते हो सकता है उस टाइम पे उस ब्रेन डेवलपमेंट में इसका एक रूट मिल जाए उनको, और उस गुण में आप अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। जैसे अपने महाराष्ट्र में कहते हैं कि शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वो सुनाए, तो
क्या इसका सच में कोई फर्क पड़ता है ये? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बेसिकली देखो, बच्चे का जो गुण है अपने माता पिता पे डायरेक्टली जाएगा। देयर विल बी लॉट ऑफ जेनेटिक्स इन्वॉल्व्ड, एंड प्लस मदर्स हेल्थ ड्यूरिंग दिस पीरियड इज आल्सो गोइंग टू बी क्रिटिकल। तो जैसे अगर मैं ज्यादा म्यूजिक सुनती हूँ, हाँ, तो बच्चे को क्या म्यूजिक में ज्यादा म्यूजिक प्लस आप क्यों सुनेंगे, क्योंकि आप में भी वो स्ट्रेंथ है, राइट, जो तो जेनेटिक्स प्लस आपने जो उस दौरान किया है उसका इफेक्ट जरूर बच्चे के ब्रेन मतलब में है, हो सकता है। ठीक है। तो अगर एक बार जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद अगर हम ऐसे ऊपर से देखें तो हमें लगेगा सारी फिंगर्स तो एक जैसी हैं। तो ये डिटेक्ट कैसे करते हैं आप? क्या कोई टूल यूज करते हैं, या फिर आपको कैसे पता चलता है कि क्या मेरी दोनों फिंगर्स सेम होंगी, मेरे दोनों के फिंगरप्रिंट के क्या सेम होंगे? दुनिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम सब जानते हैं कि ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, कोई एक दूसरे का सिमिलर नहीं है। इवन एक ही फैमिली में अगर ट्विन्स भी हैं, दोनों ट्विन्स दिखने में सेम होंगे लेकिन उनकी पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर अलग होगा। इनफैक्ट आपके भी फिंगर्स अगर आप देखें या वो ट्विन्स के भी, दो फिंगर्स के पैटर्न सेम नहीं रहेंगे। दिखने में सेम हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर शेप, बट द नंबर ऑफ लाइंस, जितने लाइंस होंगे, हो सकता है एक में ज्यादा हो, एक में कम हो। एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट। हम सब यूनिक हैं, और ये यूनिकनेस को जानने के लिए ये साइंस हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक स्कैनर होता है, तो स्कैनर में हम अपने फिंगर्स को रख के पूरे एंगल कवर करते हैं। हर उंगली का हम 3 इमेज लेते हैं ताकि हमको पूरे सरफेस एरिया पता चले उसका, एंड देन वो पैटर्न हम स्टडी करते हैं, एंड उसके बाद हम बताते हैं। तो क्या ये इमीडिएट हो जाता है? इसको इमीडिएटली भी कर सकते हैं, बट मुझे मेनली इसका एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न तो हम बता देंगे कि ये पैटर्न है, बट उसमें क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है। सो आई टेक अराउंड 5 to 6 days, एक हफ्ते की स्टडी के बाद फिर मैं पेरेंट्स को काउंसलिंग करता हूँ। तो पहले तो सिर्फ एनालिसिस पता चलेगा, उसके अलावा आप क्या पेरेंट्स को डायरेक्शन देने में भी हेल्प करते हैं कि अब क्या, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को ये होता होगा कि क्या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत? जैसे सपोज किसी का क्रिएटिव ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है आपको, एंड आपने बोला है कि इस बच्चे को आप क्रिएटिव लाइन में डालो, बट उसके पेरेंट्स ने सोचा था कि भाई उनको तो इंजीनियर ही बनाना है या डॉक्टर ही बनाना है। तो ऐसे में कहीं आपने ये देखा है कि कुछ आपको मतलब ऐसे आ रहे हैं, रुकावट आ रही है कि नहीं पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं? दोनों तरह के पेरेंट्स को मैंने देखा है। आजकल के जो यंग पेरेंट्स हैं, दे आर मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल, बट कुछ पुराने पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना मन बना लिया है कि हमारे फैमिली में कोई इंजीनियर नहीं था तो हम इनको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बट जब हम रिपोर्ट देखते हैं, हो सकता है उस बच्चे का उस एरिया में स्ट्रेंथ नहीं, और द रीजन वो क्यों हमारे पास आए, क्योंकि वो स्टडीज में बच्चा वीक है, लेकिन फिर भी वो पुश करने चाह रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग में जा सकता है कि नहीं। तो ऐसे में हम उनको बताना पड़ता है कि स्ट्रेंथ जहां पर हो, अगर बच्चे ने करियर वहां बनाया तो लाइफ में आगे जाके वो सक्सेसफुल भी होगा और हैप्पी, खुश भी रहेगा। तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं? अभी एक्सेप्ट करेंगे, बट बाद में जो एक्शन लेंगे वो उनके ऊपर है, राइट। बट हम मार्गदर्शन जब देते हैं, यही बोलते हैं कि दिस इज द बेस्ट वे टू ask your child to take future direction. अदरवाइज क्या होगा, आज भी काफी लोग एट द एज ऑफ 30-35 इंजीनियरिंग पास आउट करके, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, है इंजीनियर्स क्वालिफाइड, बट व्हाई आर दे नॉट कंटिन्यूइंग? बिकॉज उनको उसमें मजा नहीं आ रहा है। वो तो उन्होंने टाइम बिता के सीखा है, और यहाँ पर पेरेंट्स ने जबरदस्ती वहां पे उनको भेजा, वहां पे तो उन्होंने कर लिया। बहुत लोगों ने स्ट्रगल करके पास किया है, राइट। एक मेरे दोस्त है जो 1 साल फेल होके फिर वो इंजीनियर बने, देन स्टिल ही वाज नॉट हैप्पी, और उन्होंने भी अपने उस टाइम पे DMIT करके देन पता चला कि उनको मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहिए, एंड देन ही टुक अ कोर्स करेक्शन, एंड आज वो बड़े सक्सेसफुल ब्रांड क्रिएटर हैं। तो हाउ ओल्ड इज दिस DMIT? DMIT एज पर माय नॉलेज गोस लाइक इंडिया में 15 इयर्स के ऊपर है। ओके, एंड अवेयरनेस कितना है? अवेयरनेस हार्डली 1% है, इवन 1 भी ज्यादा बोलूंगा मैं। तो अगर मतलब आप जैसे अगर इसका अवेयरनेस हो जाए, ठीक है, मुझे नहीं पता, अभी फिलहाल मैं आपसे बस ऐसे पूछ रही हूँ कि अगर स्कूलों में, हाँ, अगर हमें पता चले, जैसे आजकल काफ़ी ग्रेडिंग सिस्टम है कि भाई बच्चों को कौन से किसके हिसाब से आप उनको को करिकुलर में डाल सकते हो, राइट, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने पास स्कूल्स में। तो अगर ये स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो जाए या फिर बच्चे को एक एड ऑन मिले इन देयर स्कूल, तो आपको क्या लगता है कि जो सुसाइड के केसेस आते हैं बच्चों में, वो हद दर्जे तक कम हो सकते हैं? एग्जैक्टली, वो अगर बच्चा अपने स्ट्रेंथ को जानकर उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करे और पेरेंट्स और टीचर्स भी प्रेशर कम डालें, तो मेनली ये रिपोर्ट बड़ों के लिए,
पेरेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को या बच्चों को समझे और राइट अकॉर्डिंगली डायरेक्शन दे। राइट सक्सेसफुल होने का या इंजीनियर बनने का या आईआईटी में से ही इंजीनियर बनना है, वो प्रेशर न डालते हुए अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो सब बच्चा खुश होके अपने अपने राह में सक्सेसफुल। देखो हर करियर अच्छा है, अब किसी में भी आप जाके कुछ भी कर सकते देयर आर सो मेनी न्यू एज करियर्स भी आजकल आ रहे हैं। कंटेंट राइटिंग इज सच अ वंडरफुल करियर टुडे, बट नॉट मेनी पीपल थिंक कि मेरा बच्चा कंटेंट राइटर बनना चाहिए। राइट बिल्कुल नहीं। लेकिन आज अगर वो है, यूआई यूएक्स एक अच्छा फील्ड है, डिजाइनिंग में इतने सारे ऑप्शंस हैं, राइट सो हो सकता है the child may be weak in maths but he may be definitely strong in बाकी एरियाओं में, स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, हो सकता है म्यूजिक में करे या आर्ट में करे। तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन आता है, वापस से आपके पास्ट में जाएंगे। हाँ ठीक है, तो जैसे सेल्स और मार्केटिंग, हाँ ठीक है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, हाँ, किसी भी फील्ड में यू नीड सेल्स Correct. एंड मार्केटिंग। यस क्या कुछ ऐसा तरीका हमको डीएमआईटी से निकल के आ सकता है कि एनालिसिस प्लस आपकी गाइडेंस, जिससे हम लोगों को ये सिखा सकें कि देखो आप में ये गुण तो हैं, नाउ यू हैव टू जस्ट पॉलिश इट इन दिस डायरेक्शन। अगर आपको पता होता, क्या आप अपने सेल्स टेक्निक, मार्केटिंग टेक्निक्स, ये सब आप ट्वीक कर पाते, चेंज कर पाते या बेटर कर पाते? यही सोच से तो मैंने सोचा अभी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट लेट मी गाइड अदर्स। डेफिनेटली अगर जितना जल्दी अगर हाँ अपने आप को समझे, जस्ट लाइक अ जीपीएस। अगर मुझे इस स्टूडियो में आना था तो जो आपने मुझे जीपीएस दिया उसके वजह से मैं सही डायरेक्शन पे आ गया ऑन टाइम। अगर ये जीपीएस मुझे सिर्फ कहता कि भंडारकर रोड पे आना है तो मैं यहाँ पे घूमते रहता काफी टाइम। एंड बहुत लोगों की जिंदगी में वही हो रही है, हम गोल गोल घूम रहे हैं। पर इससे एक और चीज निकल के आती है कि आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली जैसे मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, उसको अगर कुछ बोल दो कि बेटा तुम बार बार ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ मम्मा मैं तो ऐसे ही हूँ ना। और हमारी जो टाइम की जनरेशन थी, हमारी सोच ऐसी थी कि मम्मा ने ये बोली है तो मैं इसका करके दिखाऊंगी। करेक्ट, मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर किसी को ये पता चल जाए डीएमआईटी का कि भाई उससे उनको पता चला कि नहीं, आई एम नॉट इन एनालिटिकल ब्रेन, आई एम मोर इन क्रिएटिव साइड, ठीक है, बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा। फिर तो जो लेवल्स निकालने के लिए, जो स्कूलिंग निकालने के लिए जो बेसिक लेवल्स होते हैं, उसमें बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं मेरे से तो होएगा ही नहीं। फिर कैसे आप उसको करेंगे? नहीं, ये बच्चे को हम नहीं बता रहे इस तरह कि आप ये नहीं कर सकते हो, क्या आप यही कर सकते हो। देखो जो क्रिएटिव है, अभी एकेडमिक्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन हो सकता है उसका लॉजिकल जो एवरेज है, उस एवरेज पोटेंशियल से भी आप बेस्ट रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो, वो हम रिकमेंडेशंस पेरेंट्स को देते हैं ताकि पेरेंट अपना सिखाने का तरीका थोड़ा चेंज करे। अगर वो आज के जमाने में अगर मैथ्स में कम है तो डांट के, फटकार के, कंपेयर करके जो सिखाता है, उससे तो और रेजिस्टेंस ही होगा, बच्चा भी फ्रस्ट्रेट होगा, सेल्फ डाउट में चला जाएगा। बट नाउ इफ थ्रू द रिपोर्ट पेरेंट्स को पता चलता है मेरा बच्चा क्रिएटिव तो है, लेकिन अभी मैथ्स में अगर 90% लेके आना है, मे बी आई शुड चेंज माई टेक्निक ऑफ teaching him. Is he a visual learner? Is he a auditory learner? Or is he into kinesthetic? ये 3 learning patterns भी हमें पता चलता है इससे। ये है क्या? हाँ, तो कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, उनको विजुअल्स, फॉन्ट्स, कलर्स, डायग्राम्स, वो अगर हो तो जल्दी वो ग्रास्प कर लेते हैं। साइलेंटली बुक पढ़ रहे हैं बट दी डायग्राम्स एंड पिक्चर्स आर हेल्पिंग देम टू मेमोराइज। बट कुछ बच्चे हैं ज्यादा सुन के, ऑडिटरी लर्निंग बोलते हैं, जो सुन के पढ़ाई, दो जोर से पढ़ना चाहिए उन्होंने, या गाना म्यूजिक लगा के भी वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास में आधा बच्चों का पढ़ाई हो जाती है क्योंकि टीचर की वॉइस दैट हेल्प्स देम टू लर्न। तो ऑडिटरी बच्चे सुन के सीख सकते हैं। अभी मेरे मम्मी ने मुझे बोला था कि चुपचाप बैठ के सुबह उठ के पढ़ो, और मैंने सेम थिंग अपने बच्चे को बता दिया विदाउट नोइंग उसकी नेचुरल स्टाइल क्या है। इट विल क्लैश, वो टाइम 4 घंटे बिताएगा लेकिन पढ़ाई नहीं होगी। तो नाउ विद दिस रिपोर्ट हम पता करते हैं कि विजुअल बच्चा है या ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। काइनेस्थेटिक में क्या होता है? काइनेस्थेटिक वो बच्चे होते हैं जो एक जगह ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं। आजकल ज्यादातर ऐसे ही हैं। हाँ, बच्चे ज्यादातर शरारती होते हैं, बट अगर आपने उसको स्टाइल फिर भी देख लिया, यू कैन अलाउ हिम टू टेक अ ब्रेक आफ्टर every 15 minutes. पर इसका हम रीजन ये भी तो दे रहे हैं कि आजकल बच्चों को स्क्रीन्स मिल जा रही है, जिसके कारण उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग टू हैंडल। लेकिन जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, यू ऑल्सो शुड हैव पेशेंस कि मुझे 15 मिनट के बाद इसको ब्रेक देना है, ताकि जब उसकी बॉडी एनर्जी यूज होगी देन आके दोबारा नेक्स्ट 15 मिनट्स वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। या
उसको खड़े रह के पढ़ने के लिए बोलिए. He should use his body energy while studying. Don't make him sit and study. बैठ के नहीं बैठना चाहिए बच्चा. तो ये स्क्रीन्स के कारण नहीं होता है, ये बच्चे का इनबॉर्न भी होता है. हाँ, स्क्रीन के कारण उनकी कंसंट्रेशन अफेक्ट हो रही है. आजकल जो हमारे स्क्रीन है, टीवी हो या लैपटॉप हो, इसकी रेडिएशंस आर अफेक्टिंग आवर ब्रेन. तो ये मान के चलो कि हर एक, इवन हमारा भी ब्रेन को डैमेज कर रहा है जो रेडिएशन से. जितना दूर हम रख सकते हैं बच्चों को मोबाइल से, पर वो हो नहीं पाता. करना पड़ेगा. इफ यू क्योंकि हम जब दिन भर मोबाइल पे हैं, स्क्रीन पे हैं, तो हम बच्चों को तो शुरुआत कहाँ से करनी है? हम कैसे बंद, हमारा काम ही वही है. तो फिर आपको बच्चों के सामने नहीं करना है, तो छुप के कैसे करेंगे? काम दिन भर वही है. दैट्स अ चैलेंज व्हिच यू नीड टू डिसाइड. ये व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपको अपना वो इंपॉर्टेंट है या बच्चे का ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है? जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट कोच, मैं पूरा गाइड जो करती हूँ बच्चे को, जो भी मेरे मेंटीज हैं जो भी हैं, उन सबको मैं स्क्रीन पे ही बैठ के करती हूँ, बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम. इवन अगर मैं ऑफिस से भी काम करूंगी तो भी मेरे जो वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ऑनलाइन ही केटर कर रही हूँ. करेक्ट. बच्चा देख रहा है, बट मेरे बच्चे में एक चीज मैंने देखी है कि अगर वो विजुअल कुछ भी टीवी में भी अगर देख रहा है तो वो ज्यादातर अच्छी चीजें देखता है, और वो मुझे आके बताता है, मम्मा पता है जुपिटर कितने मून्स हैं. yes. वो बहुत जल्दी उसको कैप्चर करता है. yes. और फिर मैं उसको बोलती हूँ, बेटा इतना ही टाइम देखना है. मम्मा पापा को तो देखना ही पड़ता है क्योंकि मम्मा पापा का जॉब है, बट आप मत करो. यही सच्ची पेरेंटिंग जो होती है, यही होती है. आपको अपने बच्चों के लिए बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी. राइट. सो द वे यू एक्सप्लेन इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, ना कि आप उसको स्ट्रिक्टली करें, डांट के करें, नहीं होगा. मुझे ऐसा लगता है आजकल की जनरेशन वैसी है ही नहीं जिसको आप ऐसे डांट के कुछ करवा सकते. दे विल ऑब्वियसली डू व्हाट यू आर डूइंग, सो यू नीड टू आल्सो करेक्ट योरसेल्फ. इफ यू कैन डिसाइड ऑन अ टाइम, चलो डिनर टाइम मम्मी भी नहीं देखेगी, पापा भी नहीं देखेंगे, हम लेट अस टॉक टू ईच अदर. वो है. देन दैट इज हाउ दे विल लर्न कि हाँ मम्मी जो बोल रही है मुझे भी करना जरूरी है, एंड मम्मी इज गिविंग मी 1 hour, so in that 1 hour let me do my mobile and whatever. And mobile phone is for calling. तो नॉट नेसेसरी कि स्मार्टफोन ही देना है. आप नॉर्मल फोन भी दे सकते हैं जिससे आप अपने बच्चे के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं. सो इससे अच्छा आप टीवी में, YouTube किड्स में काफी अच्छी चीजें भी हैं. एग्जैक्टली. अगर कंज्यूम करना चाहें तो. बट जैसे आपने मोबाइल का ही बताया, मोबाइल बच्चों को भी मोबाइल ही चाहिए होता है बिकॉज दे सी देयर पेरेंट्स ऑलवेज ऑन मोबाइल, स्पेशली डैड्स. राइट. तो घर में डैड पूरा ऑफिस को लेके आते हैं. नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही है कि अगर ज्यादा देर देख रहे हैं, पापा देखो कितनी देर से देख रहे हैं. मैं बोलती हूँ जाओ फाइट करो पापा से, कितनी देख रहे हैं, तुम्हें भी नहीं मिल रहा है, पापा को भी नहीं मिलना चाहिए. तो ये एज अ पेरेंट, मैं एक पेरेंट कोच भी हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि या आजकल ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है मोबाइल हमारा. हाँ, यू कांट चेंज दैट पार्ट ऑफ द बॉडी. लेकिन अगर आप इसको समझे और कॉन्शियसली जरा ध्यान दे हाउ you are using it, and that will set a right example for your kids also. Right. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. तो जो मैंने आपसे पूछा टूल जो आप यूज करते हैं, आपने दिखाया. इसके बाद प्रॉपर एनालिसिस हो जाता है एंड उसके बाद आप गाइड करते हैं. वो पूरा ये जो प्रोसेस होता है, इसमें टाइम कितना लगता है, और क्या हम वापस से रिजल्ट्स के लिए फिर से कनेक्ट करते हैं, कैसा प्रोसेस रहता है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते होंगे जो एक्सेप्ट करते होंगे और वो बोलते होंगे कि हाँ अब हमें कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूस गाइडेंस चाहिए ताकि इवन वी कैन एक्सेप्ट इट एंड हम अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा सकें, बिकॉज आजकल अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं. तो हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ लाइक, या कितने रूट्स आप सामने वाले को बताते हैं, समझाते हैं, एंड हाउ यू सपोर्ट देम? ओके, तो प्रोसेस पे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम क्लाइंट को मिलते हैं, we have to spend around 15-20 minutes to scan the 10 fingers. So हर एक फिंगर का, जैसे मैंने बताया, हमें एंगल कवर करके उसमें पैटर्न्स होते हैं अलग अलग. तो अगर आपने देखा होगा एक चक्र पैटर्न होता है. क्या आप मेरा देख के बता सकते हैं? हाँ. ओके. लेकिन उसके लिए थोड़ा पाउडर लगाना पड़ेगा. अभी हमारा सिस्टम ऑन नहीं है, तो अगर आप पाउडर लगा के, तो सारी फिंगर्स नहीं, अभी सिर्फ एक 2 थंब फिंगर्स के हम बात करेंगे. मेरा आईसाइट थोड़ा वीक है, फिर भी अगर मैं इसको नेकेड आई से देख लूं, ये चक्र पैटर्न की तरह लग रहा है. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे एक लूप जैसा दिख रहा है मुझे. ओके, एंड व्हाट डज दिस मीन? हाँ, तो देयर आर बेसिकली 3 पैटर्न्स होते हैं और उसके सब वैरायटीज भी होती है. और पैटर्न्स में डिफरेंस ये होता है कि नंबर ऑफ लाइंस. मेरे पास भी हो सकता है सेम पैटर्न हो, या आपके एक ही हाथ में सेम पैटर्न हो, लेकिन अलग अलग पैटर्न के लाइन और डिजाइन अलग होगा. तो मेन फैमिली में एक होता है जो 15% पॉपुलेशन के पास होता है, विच इज द चक्र पैटर्न. ओके. उसको इंग्लिश में हम वर्ल बोलते हैं और इन हिंदी और लोकल लैंग्वेज में चक्र.
तो चक्र, आपने ये वर्ड कहीं और सुना होगा, जैसे राजा महाराजाओं को हम बोलते हैं चक्रवर्ती महाराज। राइट राइट। तो ये चक्रवर्ती, चक्र पैटर्न, जो जिनके हाथों में चक्र पैटर्न है, दे आर मोर इनटू दैट लीडरशिप काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन, सो दे एंजॉय गिविंग कमांड्स, दूसरों का नहीं सुनते हैं। तो आप मेरे बारे में बताएं। और वो जल्दी कन्विंस भी नहीं होते हैं, राइट, दूसरों से उनको जब तक लॉजिकली, राइट, ये तो है, एग्जाम्पल के साथ कन्विंस नहीं करेंगे, वो जल्दी नहीं मानेंगे। राइट। तो ये होता है वो चक्र पैटर्न। 70% के जो लोग होते हैं वो शंख वाले होते हैं। शंख इज लाइक अ लूप, इंग्लिश में लूप बोलते हैं, इट्स अ यू फॉर्मेशन। वो प्रजा होती है। अगर राजा है 15%, तो सुनने वाले प्रजा भी होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई 70% लोग प्रजा है, एंड दे आर द वंस हु फॉलो अदर्स। तो मेरे में तो दोनों है। तो एक अंदर एक बाहर, आपके हो सकते हैं घर में Logic अलग वाला है, सही है, घर में बिल्कुल अलग सही है। पर्सनालिटी हो। ये सिर्फ लॉजिक की बात नहीं है, ये पर्सनालिटी की बात है। हाउ यू बिहेव विथ योरसेल्फ एंड योर क्लोज मेंबर्स, Okay. एंड हाउ यू बिहेव विथ आउटसाइड पीपल, है Okay. ना? तो कोई हो सकता है बाहर खुल एकदम बिंदास बात करे, पर घर में आके अपना चुपचाप काम करे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। दोनों, बाहर भी अंदर भी वेरी वेरी फ्रेंडली, या बाहर भी कम मुझे बोलने लगता वाला। था ये मूड्स है मेरे। हाँ, तो ये मैं अभी पैटर्न बोल रहा हूँ, आपके बारे में हम और डिटेल में बाद में जब हम पर्सनली कंसल्ट करेंगे बताएंगे। लेकिन जो पैटर्न है कि ये हमारा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, हाउ आई एम एट होम एंड हाउ आई एम विथ पीपल, हाउ पीपल विल रिकॉग्नाइज मी इफ आई गो टू माय फ्रेंड्स एंड ऑल, दे मस्ट हैव अ इमेज कि हाँ मैं फ्रेंडली हूँ, या मैं कम बात करता हूँ या ज्यादा बात करता हूँ। तो शंख वाले जो होते हैं जनरली दे आर मोर फ्लेक्सिबल, एमिएबल, लोगों को इजीली सुन लेते हैं, उनको पंगा नहीं लेना है, दे डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट या फाइट। हाँ, एडजस्टिंग नेचर के हैं, उनको ना बोलना नहीं आता है। चलिए ठीक है, अपना प्रेशर दूसरों का भी अपने ऊपर ले लेते हैं, एंड दूसरों को उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। बट चक्र वाले थोड़े नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं अभी बिजी हूँ, रिजिड। हाँ ऑब्वियसली दे आर क्लियर ऑन देयर थॉट्स, इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, राइट, अनलेस उन्होंने कन्विंस हो गए कि हाँ मुझे इसके लिए करना है। सो दे विल ओनली डू इट व्हेन दे आर कन्विंस, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। तो ऐसे बच्चे 3, 4, 5 साल के भी बच्चे अगर हम घर में भी देखेंगे, दे आर नॉट डिसरेस्पेक्टिंग अस। हो सकता है उनका पैटर्न वो हो, बॉर्न लीडरशिप पैटर्न है, और पेरेंट्स का भी नहीं सुनेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग अ क्वेश्चन, क्यों करूं, व्हाई। सो अनलेस दे आर कन्विंस्ड विद प्रॉपर लॉजिक, वो नहीं सुनेंगे। तो हमें इसलिए अपने बच्चों का भी पर्सनालिटी जान के हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो थर्ड पैटर्न होता है एक आर्च की तरह होता है वो, उसको धनुष भी बोलते हैं, और ये बच्चे होते हैं विद अनलिमिटेड पोटेंशियल। ओके, ओनली थिंग इज दे नीड फोकस। अगर वो फोकस मिला उनको, दे कैन परफॉर्म continuously, but if there is lack of focus, their performance goes up and down, okay. And ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करना at a young age is very important. If we don't identify, हो सकता है by the time they reach 8, 9, 10, they are struggling in their academics. तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं हम, क्या पता वो बच्चा जीनियस हो और हम सोच रहे हो कि वो चाहता ही नहीं, वैसा भी पॉसिबल है। In fact, मैंने देखा है केस where one lady, she's a friend of mine, उनके बहुत सारे उंगलियों में ये आर्च पैटर्न है, एंड उतना पोटेंशियल उसने यूज किया अपने, थैंक्स टू हर पेरेंट्स और जो भी टीचर्स उसको मिले, विद फोकस शी स्टडीड, शी हैज डन हर 10th and 8th स्टैंडर्ड, ना 12th and 10th स्टैंडर्ड, मतलब 2 साल पहले उसने अपनी पढ़ाई कंपेयर टू नॉर्मल एज। दैट इज द काइंड ऑफ पोटेंशियल पीपल कैन हैव, प्रोवाइडेड यू यूटिलाइज इट। उसको अगर सही गाइडेंस और डायरेक्शन मिले, तो अगर आमतौर पे मिलता नहीं है, एंड वो परफॉर्मेंस डाउन भी होता है। तो अगर जैसे आपने अगर इसका अपोजिट देखें, तो कोई बच्चे में हम क्या ट्रेट्स देख सकते हैं कि वो बच्चा अच्छा खासा कर सकता था विद एनवायरनमेंट, अगर उसको उतना सपोर्ट मिलता, बट वो नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई उसके ये जो ट्रेट्स दिख रहे हैं, ट्रेट्स कैन बी दीज, ऐसा कुछ है जिससे हम जज कर सके? सी ट्रेट्स तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर, भगवान ने उसे स्ट्रेंथ दिया है म्यूजिक का, लेकिन घर में म्यूजिक का माहौल ही नहीं है, यू विल नॉट सी दोस ट्रेट्स इन दैट चाइल्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर उसका वीक एरिया है म्यूजिक, बट स्टिल मम्मी पापा म्यूजिक सुन रहे हैं, ही विल समवेयर स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट इन। तो ट्रेट्स whatever you see depends on how the child is getting the exposure। बच्चों को मम्मी ने पापा ने एक्सरसाइज का या स्पोर्ट्स का या दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये हम जो बोल रहे हैं वो नेचुरल स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने की बात है। वो ट्रेट्स जो भी हो, बट व्हाट इज द स्ट्रेंथ, अगर वो पता चले, देन यू कैन फोकस ऑन दैट 1 एरिया और 2 एरिया रादर देन डूइंग फोकस ऑन मल्टीपल। अभी कुछ पेरेंट्स रिसेंटली मैंने देखा है, बिकॉज दे आर वर्किंग और उनको अपना जॉब में टाइम नहीं मिल रहा है, चलो बच्चे को अभी 2 घंटा
क्रिकेट में डाल देते हैं, राइट। फिर उसके बाद आ गया चलो अभी आप म्यूजिक में जाओ, फिर शाम को स्विमिंग के लिए जाओ या आर्ट के लिए जाओ. सो दे आर कीपिंग द चाइल्ड ऑक्यूपाइड इन मल्टीपल एक्टिविटीज, थिंकिंग कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है चाइल्ड इज गेटिंग नाउ बर्नड आउट, कंफ्यूज एंड बर्नड आउट कि मैं एक्चुअली क्या करूं. तो ऐसे में अगर ये रिपोर्ट अगर पेरेंट्स करता है अपने बच्चों का, तो वहां पे दिखाई दे रहा है कि नॉट स्पोर्ट, ही इज गुड in music, his strength is in music. Got it. Then accordingly you can focus your energies and money and time on one area rather than making him master of none. ना तो jack of all trades हो रहा है वो. Right. तो हमें master of one चाहिए, why master of none? सब में भेजो लेकिन कुछ नहीं करने से अच्छा है कि किसी एक में फोकस के साथ कंसंट्रेट करे ताकि वो वहां पे शाइन करे. तो it is not about a child, it is all about parenting. एक तो पेरेंटिंग भी आती है, दैट विल हेल्प, क्योंकि आप जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट दोगे, जो डायरेक्शंस दोगे, दैट विल मेक योर चाइल्ड लाइक जीनियस इन सम पर्टिकुलर. एग्जैक्टली. सो दिस रिपोर्ट विल हेल्प द पेरेंट्स टू इंप्रूव देयर पेरेंटिंग आल्सो. उनको भी पता नहीं था बच्चा कैसा है, उन्होंने बस अपने पेरेंट्स को फॉलो करके या जो सोसाइटी में तो बहुत चल रहे हैं जेंटल पेरेंटिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग. सो मेन थिंग इज पेरेंटिंग इज व्हाट आई हैव लर्न. नोबडी हैज गॉट एनी सर्टिफिकेशन. Right. When you became a parent, you became a parent, and you learned from what you were given by your parents. या आपने अपने joint family में किसी को देखा होगा and you liked some style, you continue. मेरे डैडी ने ऐसे बात किया या मेरे मम्मी ने ऐसे बात किया. मैं तो हमेशा सोचती हूँ कितना अच्छा होता अगर पेरेंटिंग की भी कोई जर्नल होती. तो क्या आप मतलब आप इस पे क्या कहेंगे? इज ऑल पेरेंटिंग अलाइक या फिर सब में कुछ अलग रहता है? अपनी पर्सनालिटी अलग अलग होती है. जैसे मैंने बताया पैटर्न्स, वो पेरेंट भी कोई चक्र होगा, जो चक्र वाला होगा तो थोड़ा डोमिनेंट जिद्दी होगा. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि पूरे फैमिली का पता होना चाहिए ताकि आप एक दूसरे को आप समझा. ये रिपोर्ट से हम करियर की बात नहीं करेंगे, हम इस रिपोर्ट से कंपैटिबिलिटी पे भी हम फोकस ला सकते हैं. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल हैविंग क्लैशेस. तो जहां हम कुंडली मिलाते हैं वहां पर अगर हम फिंगरप्रिंट मिलाने लगे, इट कैन हेल्प. तो रिलेशनशिप्स बेटर नहीं हो जाएंगे. शादी की बात नहीं हो रही है. आई एम टॉकिंग ऑल्सो अबाउट सपोज अ बॉस एंड द जूनियर्स, या सिबलिंग्स, भाई या पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, या दोस्तों के बीच में, या बिजनेस पार्टनर्स में भी कभी कभी अनबन होती है क्योंकि एक डोमिनेंट चक्र वाला होगा या दूसरा भी चक्र हो सकता है. दो चक्र मिलके आई एम राइट, वो बोल रहे हैं आई एम राइट. तो हायरिंग के टाइम कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हम जिसको हायर कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग सामने वाले का बिहेवियर समझ नहीं पाते, हमको 6 महीने लग जाते हैं समझने में. अगर हम पहले जान जाए तो हम ये समझ पाएंगे कि भाई ये बंदे को डालना किस डायरेक्शन में. तो जो फायरिंग होती है वो आई थिंक वो भी कम हो सके. एक्चुअली कॉर्पोरेट लेवल में हमने देखा होगा, आपने भी काम किया है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट काफी होते हैं, एंड दैट्स अ मोर एक्सेप्टेड very popular science. Psychometrics are based on how you answer those questions at that moment. आपकी करंट मनस्थिति के हिसाब से अगर आप अच्छे मूड में हो और जो आंसर्स आप देंगे ऑन दोस क्वेश्चंस, इट विल गिव यू अ रिपोर्ट. आफ्टर 2 years the same question you may answer it in a slightly different manner. तो even that those tests are useful. DMIT अगर करें, DMIT always will tell you what is your natural wiring. आपको by birth क्या दिया गया है. And this will never change. आपके फिंगरप्रिंट पैटर्न्स जो मैं बता रहा था आपको, once it is formed after the pregnancy period, अभी जो आपके हाथ में पैटर्न है वो आपने by birth लेके आए हैं, and it will be with you lifelong. So no one can lie if you are doing fingerprint scanning. हाँ, psychometrics में at times many of them are worried about their evaluation. मेरा जांच होने वाला है या मुझे इस पे appraisal होने वाला है, तो they may have a tendency to fake sometimes. DMIT, even if you want to, you cannot fake because your patterns are the same, and it all depends on me or the counselor who can interpret, उसको interpret करके वो अपने correct suggestions देगा, तो वो हिसाब से रिजल्ट तो सही आने वाला है. तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी को हायर कर रहे हो और इवन यू आर अप्लाइंग समवेयर, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि यार मिल जाए जॉब, बस मिल जाए, तो जो बोलना है वो बोल दो. बट अल्टीमेटली जब आप उस जॉब में जाते हो एंड क्योंकि आप वैसे थे नहीं, आपने एडजस्ट करना चालू किया, आप उसमें आपको स्ट्रेस आता है कि यार क्यों मैंने ये जॉब किया, कब छोड़ दो, हम दूसरी जॉब ढूंढना चालू करते हैं. तो वहां पर ये होता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर करंट जॉब. एग्जैक्टली. और फिर वहां पर ये सेटिस्फैक्शन जहां नहीं होता, वहां पर डिप्रेशन आना चालू होता है. तो अगर हम लोग ये पहले समझ जाएं कि इफ दिस जॉब इज फॉर मी और नॉट, और इफ दिस पर्सन विल बी राइट फिट और नॉट,
तो ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड ऑल द यंगस्टर्स जो अभी ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, बहुतों ने एमबीए भी किया है, अगेन रिसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से अभी सब एमबीए कर रहे हैं, तो मुझे भी एमबीए करना है। अभी एमबीए कोई मार्केटिंग में करता है, उसमें भी मल्टीपल स्ट्रीम्स आते हैं, तो व्हाट इज द राइट स्ट्रीम फॉर हिम, वेदर इट इज इंटरनेशनल बिजनेस, एचआर और मार्केटिंग। डीएमआईटी कैन हेल्प that individual to decide कि which area should be his focus. तो आप क्या देख रहे हैं आजकल पैटर्न की, आप जैसे बता रहे हैं, जैसे लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट हायरिंग आल्सो विद कॉर्पोरेट्स, तो आप क्या पैटर्न देख रहे हैं कि कितने इजीली जो बिग ब्रांड्स हैं या फिर इवन जो कॉर्पोरेट्स हैं, हाउ इजीली दे आर एक्सेप्टिंग दिस और आर दे थिंकिंग अबाउट दिस? So yes, it's a very important tool for even corporates, because corporates are spending their time and energy and money on hiring the right fit. And many times ये होता है कि वो लोगों को ले लेते हैं depending on their certificates या उस इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, but the real person comes up later on and maybe it can be a misfit. Sometimes the company finds the person wrong or the person also may find कि ये गलत company है, and again फिर attrition होता है and HR has that bad job of asking people to go or maybe again going for retention या hiring new people. So yes, to avoid that and reduce this, I think if every corporate does this test, right, along with psychometric भी कीजिए, बट ये आपका नेचुरल वायरिंग अगर समझ जाता है तो हायरिंग भी सही हो सकती है। देन किसको प्रमोट करना है, इज ही द राइट पर्सन टू बी प्रमोटेड इन दैट वेरी इंपॉर्टेंट लीडरशिप रोल, डज ही हैव दोस लीडरशिप क्वालिटीज, वो भी आपको पता चल जाएगा। आपको ये मार्केटिंग वाला फिट है या एचआर का फिट है, वो भी पता चलता है। यस, सो इट कैन डेफिनेटली हेल्प कॉर्पोरेट्स टू गेट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जहाँ पे एक तरफ कॉर्पोरेट्स इवेंट्स करवाते हैं, ग्रुप इवेंट्स लाइक ग्रुप ट्रेनिंग्स, मैराथन या फिर इवन आपको हाइकिंग पे लेके जाते हैं टू बिल्ड दैट बॉन्ड, अगर ये हम पहले से कर सकें तो उसमें ये पता रहेगा कि भाई किस बंदे को किस टीम के साथ इंक्लूड करना है, ताकि वहां पर बॉन्ड बने और वहां से, क्योंकि आई थिंक इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली, एंड कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्टेड एंड काफी लोग एक्सट्रोवर्टेड भी है, लेकिन ऑफिस सेटिंग में आने के बाद यू नीड टू बॉन्ड विद पीपल, तो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनालिटी यू विल नो कि कौन इंट्रोवर्टेड है। इंट्रोवर्टेड नेगेटिव नहीं है, मे बी ही इज बेटर working alone and giving good output, right, but in a corporate setting you still need to bond with people, so how you can develop him, or the extroverted guy, how he can also get along well with those who are not in much of a extroverted nature. So yes, HR can definitely use this tool to have better outputs in the organization. Great. तो आपने किसी ऐसा, मतलब आप मुझे कोई एग्जांपल ऐसे बता सकते हैं, कोई कंट्री या किसी ने इसको एक्सेप्ट किया है and they have seen good results from this? मेरा जो जानकारी है कि काफी जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, लाइक चाइना हुआ, रशिया ओल्ड टाइम, इवन नाउ यू मस्ट हैव सीन कि इनके काफी स्ट्रेंथ है इन गेटिंग दोज मेडल्स रेगुलरली। राइट। चाइनीज आर देयर इन एशियन गेम्स और ओलंपिक्स और इवन रशियंस। तो इसका रीजन यही है कि दीज कंट्रीज हैव द टूल लाइक डीएमआईटी बीइंग यूज्ड एट अ स्कूल लेवल। तो स्कूल में ही वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा ग्रुप ऑफ किड्स हैं जो स्पोर्ट्स के लिए फोकस किया जाना चाहिए, या किसको पढ़ाई पे करना चाहिए, किसी को आर्ट पे करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वो वहीं से फिर वो ट्रेनिंग उनकी शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ तो 10th कहते हैं कि 10th अच्छा कर लो फिर 12th अच्छा कर लो। तो आपको क्या लगता है, 10th में होना चाहिए या उससे पहले हो जाए? मैं तो बोलता हूँ 1 year and above हर बच्चे का हो सकता है, तो सूनर द बेटर। जितना जल्दी आप अपने बच्चों को समझो, व्हाई वेट टिल 10th? अगर आप 10th तक वेट कर रहे हो तो ऑलरेडी पेरेंट्स ने कुछ गलतियां करी होती है उनके पेरेंटिंग में, बच्चे को न जान के कुछ ना कुछ जबरदस्ती थोप के, तो वो अवॉइड कर सकते हो आप जितना जल्दी आप इस टेस्ट को करें। तो इज देयर एनी चांस कि हम, अगर हमारे ऑडियंस आपसे कनेक्ट करना चाहें जो पुणे में नहीं है, वो आपसे कनेक्ट करना चाहें, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल, और कैसे कर सकते हैं? क्या आपके कोई वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, या आप इंडिया में या इंडिया के बाहर आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं? फॉर डूइंग द टेस्ट, यस, ये एक हैंडीकैप अगर बोले यही है कि हमें फेस टू फेस स्कैनिंग के लिए वी नीड टू मीट दी क्लाइंट, या फिर जैसे अभी हमने वो पाउडर टेक्निक कहा, वो पाउडर टेक्निक यूज करके हमें वो फोटोग्राफ्स अगर सही भेजे, एटलीस्ट सम अंडरस्टैंडिंग वी कैन हैव। हमारी रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती है अगर हम इसको
बायोमेट्रिक स्कैनिंग से करते हैं तो एक्यूरेसी उसकी और आ जाती है, बट वी कैन डेफिनेटली हेल्प द पेरेंट्स इवन थ्रू द पाउडर टेक्निक ऑल्सो। तो मेरा एक और सवाल इस पे ये आता है कि आपने जैसे पाउडर टेक्निक बताया, ठीक है, अब आजकल तो है एआई का जमाना, लोग पाउडर से फोटो खींच के चैट जीपीटी करेंगे आपको क्या लगता है कितना सही डायरेक्शन मिलेगा उनको? पता नहीं, चैट जीपीटी मैंने ट्राई नहीं किया है। चैट जीपीटी को जितना सिखाया जाएगा वो हिसाब से वो उसका आउटपुट दे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली द ह्यूमन ब्रेन इज रिक्वायर्ड। सो माय एक्सपर्टाइज, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड माय काउंसलिंग, दैट इज द डिफरेंस। राइट, बिकॉज एक चैट जीपीटी को आप जिस तरीके से पूछोगे वो आपको उतना ही डायरेक्शन देगा, और जरूरी नहीं है कि वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं दैट हैज एक्सपीरियंस, इट इज जस्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पोर्टल्स दैट आर अवेलेबल और वो आपको बताएगा, राइट? एंड वो ऑडियंस के ऊपर है, वो भी अगर वो ट्राई करना चाहे करे। मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ करे अपने बच्चों के लिए। डोंट वेट टिल 10th एंड 12th। जितना अपने बच्चों को जानने की कोशिश करेंगे वो अपने अच्छे पेरेंटिंग पे जा सकते हैं। क्या पता गलत इन्फॉर्मेशन आ जाए, वो बच्चे को गलत ही डायरेक्शन में वो भी हो सकता है। सो इट्स बेटर दैट वो क्या ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर उनको हम पे विश्वास नहीं है तो चैट जीपीटी से करेंगे। बट इफ दे वांट टू कनेक्ट विद यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉट विद द फिंगरप्रिंट्स आल्सो, एक बार समझने के लिए, इफ दे हैव समवन नियर देम, मतलब उनके सराउंडिंग में कोई है जो उनको हेल्प कर सकता है, काफी काउंसलर्स उनको मिल जाएंगे। देयर आर सो मेनी पीपल हु out of passion they are doing DMIT. Let them reach out to the nearby DMIT counselor. Yeah, they can reach out to me also, and definitely I'll be happy to help them on a video call or a Zoom call or a phone call. And तो आपने जैसे कहा कि काफी काउंसलर्स मिल जाएंगे, कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं यहाँ पर? हाँ, ये तो अभी कुदरत वो कैसे पहचान? So अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपको बस रिपोर्ट दे दूंगा, आपके बारे में बता दूंगा, और जो जेन्युइनली काउंसलिंग पे बात करता है एंड ही टेक्स टाइम, जैसे मैंने कहा मैं एक दिन में नहीं बता पाऊंगा, आई नीड टू हैव टाइम टू स्टडी एंड देन ओनली आफ्टर 1 week आई कॉल द पेरेंट्स एंड माय काउंसलिंग टेक्स एटलीस्ट 1.5 hour फॉर one report. So that is how you can differentiate the real genuine counselors and the ones who are just for the sake of money. जैसे आप देखेंगे आजकल एस्ट्रो का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ये हो रहा है कि मेजॉरिटी आप एप्स देखोगे वहाँ पर जस्ट बिगनर्स एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं एंड दे आर जस्ट, मतलब उनको कोई रीच आउट कर रहा है बिकॉज दे आर स्ट्रेस्ड, और आपको बस एक बेसिक आपकी डिटेल्स ले ली जाती हैं और आपको एक गाइड कर दिया जाता है। अब सामने वाला इज सो मतलब स्ट्रेस्ड और वो इतना उसमें एंग्जाइटी हो रहा है उसको कि वो जो भी आप बताओगे उसको विश्वास कर लेगा। इफ़ समवन, अगर आप किसी गलत इंसान के साथ जुड़ जाएं तो वहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि वो आपके बच्चे को लेबल दे दिया जाए एंड नाउ यू आर लाइक कि इससे तो होएगा ही नहीं, इसको तो छोड़ दो। तो हाउ टू बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल और कैसे बचें? कुछ रेड फ्लैग्स जो हमको ध्यान देने चाहिए। DMIT का अगर एक्चुअल देखें हम, all the 10 fingers need to be scanned. पता नहीं मुझे ऐसा कभी हुआ है कि नहीं, बट देयर माइट बी पीपल, जैसे अभी हमने सिर्फ एक फिंगर का ही देखा और उससे ही अगर वो पूरा बताएंगे तो दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो, दैट इज इनकरेक्ट, बिकॉज आपने सिर्फ एक पोर्शन के ब्रेन को आपने मैप किया। बिकॉज इफ आई कैन आस्क यू, अपने राइट हैंड को अगर आप अपने लेफ्ट ब्रेन पे ऐसे रखे, स्प्रेड योर फिंगर्स अक्रॉस द एंटायर हेड, तो पूरे जहाँ जहाँ फिंगर स्प्रेड हो रहे हैं उस पोर्शन, जो आपका ब्रेन का पोर्शन को आपका उस फिंगर कनेक्टेड है एट बर्थ। तो आपने थंब ने अभी सिर्फ ये पोर्शन को रीड किया, द इंडेक्स फिंगर विल रीड द नेक्स्ट पोर्शन। सो अगर थोड़ा साइंस में जाऊं, प्री फ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब्स हैं हमारे, और हर एक लोब का अलग अलग फंक्शन है। एंड ये सारे के सारे हम फंक्शन के स्ट्रेंथ या वीकनेस उस बच्चे का हम हमारे 10 फिंगर से पता कर सकते हैं। तो जेन्युइन जो रिपोर्ट होगा वो पूरे ब्रेन को मैप करेगा ताकि बच्चे के स्ट्रेंथ्स, एंड ऐसा नहीं हो कि एवरीबॉडी स्ट्रांग इन ऑल एरियाज, ही विल बी स्ट्रांग इन 3 to 4 एरियाज आउट ऑफ द 10, राइट? तो कौन सा एवरेज है, कौन सा लिमिटेशन भी है, उस पे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये खराब है बोल के नहीं चलेगा। हाउ टू इम्प्रूव, यस देयर आर गुड मेथड्स आल्सो टू हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप दैट, तो वो भी बताना जरूरी है। इसलिए इस काउंसलिंग को 1.5 घंटा लगता है। अगर रिपोर्ट
बना के अगर मुझे आपको देना है, ये रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा, सो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट को, इंपॉर्टेंट पेजेस को समझाएं आपको कि आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह है और ये डेंसिटी है और ये स्ट्रेंथ है, ये लर्निंग स्टाइल है, एंड लास्ट में जो करियर ऑप्शंस भी हमने आपको दिया हुआ है, कौन से करियर में बच्चा ज्यादा पोटेंशियल दिखा रहा है, सो ये पूरा समझाने हमें वक्त लगता है। तो जेन्युइन काउंसलर्स वही है जो इसको एक्चुअल 1.5-2 घंटा लेके एक्सप्लेन करे, ना कि ये 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर में नहीं हो सकता है। तो अगर मैंने ये देखा रिपोर्ट अपनी, हाँ, और उसके बाद मुझे लगा नहीं मुझे तो ये करना था, मेरा तो ये मन था, वेरी गुड, हाँ, तो क्या मैं कर पाऊंगी? यस, मैं आपको उसका भी एग्जांपल देता हूँ। इफ यू कैन गो टू द लास्ट पेज, जैसे करियर ऑप्शंस हैं, हाँ, तो एकदम बॉटम में देखेंगे आप, वहां पे एक सिंबल दिया गया है 5 स्टार्स यानी मैक्सिमम पोटेंशियल, और 1 स्टार इज मिनिमम पोटेंशियल, राइट। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ कुकिंग। आप घर में कुक करते ही होंगे, आई एम श्योर यू हैव अ स्टव। स्टव में आपका बड़ा बर्नर भी है, हाई फ्लेम वाला, और लो फ्लेम वाला बर्नर भी है, तो खाना तो दोनों में बन जाएगा, राइट। लेकिन लो फ्लेम में क्या चैलेंज आएगा आपको? लो फ्लेम में खाना टाइम लगेगा, राइट। हाई फ्लेम में जल्दी पकेगा। सिमिलरली, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बच्चे का ये 4 और 5 स्टार इस एरियाज में है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए स्ट्रेंथ कम है, 2 या 3 स्टार है, और फिर भी जैसे आपने अभी कहा मुझे इंजीनियर ही बनना है, तो आप लो फ्लेम में टाइम लगा के पढ़िए, you will still reach there, it will take more effort and more time and more struggle। हो सके आप फेल हो जाए बीच में, right। आगे लोग बढ़ रहे हैं, वो फ्रेंड मेरा 2 घंटे में पढ़ाई कर रहा है, मुझे 4-5 घंटे पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, सो आई एम पुटिंग मोर टाइम एंड एफर्ट, एंड फिर मैं पास भी हो जाऊं, आई एम स्टिल कॉम्पिटिंग विद द बेस्ट इंजीनियर्स। तो हो सकता है मैं जॉब में भी उनके बराबर ना पहुंचूं, फिर 1-2 साल के बाद स्ट्रगल के बाद मैं फिर सोचूं अब मैं और क्या करूं, कुछ और करते हैं। तो यही होता है अपने जो फेमस मूवी में हुआ था ना, पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे फोटोग्राफी करनी है, राइट। तो अगर ये पहले ही पता चल जाए हमें कि बच्चे को फोटोग्राफी में भेजे या उसको स्पोर्ट्स में भेजना चाहिए, देन लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगा, बच्चे का भी, पेरेंट्स का भी, राइट। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे एक तो एनवायरनमेंट हुआ जिसमें हम बड़े हुए एज अ पेरेंट, ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे जो कुछ ट्रेड्स हैं हम खुद उसमें स्ट्रांग नहीं, बट हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है, नाउ वी डोंट नो हाउ टू गाइड दैट, है ना, हमको नहीं पता कि हाउ टू गिव आवर लाइक गाइडेंस टू आवर किड कि उस पे कैसे करें। नाउ हियर कम्स द काउंसलिंग कि आप हमें हेल्प कर सकते हैं कि अब आकृति कोई बात नहीं, आपको नहीं है, इट्स ओके, बट आपके बच्चे में है तो आप उसको, ये 4 रास्ते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो जो करियर काउंसलिंग हम बाद में करते थे, लाइक इन 10th और 12th, आफ्टर 12th, वो हम पहले ही हम अगर समझ जाएं तो हमारे बच्चा बचपन से वो चीज करते करते ही विल गेट यूज्ड टू इट, जैसे हम बोलते हैं ना मसल बिल्ड करना, ट्रू, वो बच्चे का वो हो ही जाएगा। एक बात आप जो बोल रहे हैं मैं उससे थोड़ा हो सकता है मैच नहीं करूं, आप में नहीं था ऐसा किसने बोला? हो सकता है आप में था लेकिन आपको पता ही नहीं, आपको उस डायरेक्शन में डाला ही नहीं गया है, बट अभी आप अपने बच्चे के लिए प्रोएक्टिव है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये स्ट्रेंथ, और फिर रिपोर्ट में भी अगर वो दिख रहा है देन डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ एरिया में काम करना सही रहेगा। सो हर एज में ये रिपोर्ट का फायदा अलग अलग होगा। अभी व्हेन द चाइल्ड इज, आपका अगर इफ आई कैन आस्क यू, योर चाइल्ड इज हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 6 years। But right now I'm sure we are not worried about वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, we want him to be happy in what he's doing। So यही रिपोर्ट इस एज में आपको बताएगा कि उसके हॉबीज क्या होने चाहिए, उसका फेवरेट पास टाइम कैसे होना चाहिए, उसका लर्निंग कैसे होना चाहिए, उसको इंटरेस्ट को कैसे और बिल्ड कर सकते हैं, एंड देन व्हेन ही ग्रोज अप एंड व्हेन ही रीचेस 8th standard और 10th standard, the same report will that time help you कि जब वो अभी कौन से करियर में उसको गाइड करना है। ये रिपोर्ट लाइफ में एक ही बार करनी है, लेकिन it will give you lifelong guidance। Maybe your son can use the report when he is 30, 35 and wants to take some decisions। This report can be a guide at that time। That is why I'm saying it's a brain manual। Got it। जैसे हम कुछ टीवी या मोबाइल खरीदते हैं तो हमें एक यूजर मैनुअल मिलता है, अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे साथ यूजर मैनुअल नहीं मिलता हमें, तो मुझे एक तो पेरेंटिंग जर्नल मिल ही जाएगा। हाँ, ये यूजर मैनुअल ही है, इसलिए हम इसको एक ब्रेन मैनुअल बोलते हैं कि ये मैनुअल है आपके बच्चे के ब्रेन को समझ के उनको गाइड करने के लिए। तो क्या ये कोई भी एज के लोग कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं? हाँ, मैंने अभी आई थिंक आई सेड दैट मोमेंट यू आर बोर्न, within 1 or 2 years you are नहीं, अगर मुझे अपना करना है
हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, द मोमेंट यू आर बॉर्न योर फिंगरप्रिंट्स आर रेडी. तो एनीबॉडी हैविंग फिंगरप्रिंट पैटर्न्स कैन डू दिस रिपोर्ट एट एनी एज. ओके. कभी भी करो, वो लाइफ में एक ही बार करना है, आपको दोबारा ये रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं. काफी पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं एंड कहते हैं हमने 10 साल पहले किसी और से करवाया था, मे बी दैट टाइम they must have gone through the counseling but they have not used it या whatever reasons, and they come to me with the same old report. मैं दोबारा फिर उनसे अपना पैसा नहीं लेता हूँ, बस काउंसलिंग के अलग hourly charges जो है वो लेता हूँ. Right, so the old report is what I also use. I don't make the person do it again. So that's the beauty of this report. अभी जैसे इसमें ये आता है कि जैसे हम भरोसा हमको ज्यादातर होता नहीं जब तक हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते. हाँ. तो आपने कभी ऐसा फेस किया है कि लोग बार बार सेम चीज के लिए आ रहे हैं बिकॉज दे आर डाउटफुल कि नहीं ये काम भी करेगा कि नहीं, ये सच भी है कि नहीं? हाँ, बार बार दे डोंट कम बैक, लेकिन जैसे एट टाइम्स देखा गया है मदर्स आर मोर कीन फॉर देयर चिल्ड्रन, फादर्स थोड़े लॉजिकल होते हैं. Right. तो जब वो पेरेंट फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के लिए आता है, द फादर इज सिटिंग एज इफ स्केप्टिकल कि पता नहीं सही भी है कि नहीं. Right. उन दोनों में जो एक टशन होती है वो बॉडी लैंग्वेज में पता चलता है कि हु इज एग्रीइंग, हु इज नॉट एग्रीइंग. बट द गुड न्यूज इज मोस्ट ऑफ दिस केसेस एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग आई फाइंड अ चेंज इन द फादर्स स्माइल एंड हिज इंटरेक्शन. तो मेरे फीडबैक के हिसाब से उसको समझ में आता है कि हाँ मैच हो रहा है व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड इन द चाइल्ड. मैंने तो बच्चे को देखा नहीं है. बेस्ड ऑन द पैटर्न्स मैं बताता हूँ कि मे बी द चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दिस और विल बिहेव लाइक दिस, एंड व्हिच क्लिक्स बिकॉज हाँ द चाइल्ड हैज स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दिस. दैट इज व्हेन दे रियलाइज कि मैं जो बोल रहा हूँ इट इज मैचिंग. सो इट 90-95% केसेस इट मैचेस. गॉट इट. ठीक है. तो मतलब अगर कोई ऐसे अपने आप से करना चाहे तो they can try for awareness. Yes, they should. But it's always a good tool for self awareness कि अभी आपके भी इस एज में आप और क्या कर सकते हैं. हो सकता है आपने भी कुछ अपने स्ट्रेंथ को मिस किया होगा. मे बी योर पेरेंट्स unknowingly with their own good intentions must have missed out on certain strengths of yours. मुझे तो अभी भी कभी कभार लगता है कि ये भी करने की इच्छा थी, ये करना चाहिए क्या. पर क्या है ना, एक एज पे आने के बाद आपकी ना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है. तो ये आपकी माइंडसेट की इशू है, नथिंग टू डू विद द ब्रेन. लेकिन ये बात सही है कि इच्छा इफ आई से मे बी इंटरेस्ट क्रिएट होना, दैट कम्स विद पीपल अराउंड यू. तो क्या आप माइंडसेट फ्रेमिंग या रिवायरिंग भी करते हैं? Yes, that is also part of my coaching. जो मैं काउंसलिंग में मैं अपने माइंडसेट के एस्पेक्ट्स को ही पेरेंट्स को हाईलाइट करता हूँ. सो अनदर थिंग इज इफ द चाइल्ड इज अबव 8 स्टैंडर्ड तो मैं पेरेंट्स की काउंसलिंग अलग करता हूँ और सब आफ्टर 2-3 डेज बच्चे के साथ अलग करता हूँ. तो दिस प्रोसेस इज ऑफ हाउ मच टाइम? At least 7 to 10 days for the first counseling, and then I allow the parents to come back to me with questions and doubts because I want them to implement my suggestions. मैं अगर बोलूँ कि ये प्रिस्क्रिप्शन है और ये दवा खाना है तो उन्होंने वो खाना चाहिए या उन्होंने वो recommendations को follow करना चाहिए. Right. But if I don't call them back, so I will not know, and they also will not know कि it is working or not. तो मैं 3 महीने तक allow करता हूँ कि my counseling packages of up to 3 months where they are allowed to come back to me with questions. एक और चीज मुझे इससे ध्यान आती है कि बहुत सारे बच्चों में बुलिंग के ट्रेट्स होते हैं एंड बुली होने के भी होते हैं. तो कभी आपने ऐसा कोई केस फेस किया है, एंड इफ देयर इज एनीवन आप उसको कैसे गाइड करेंगे? No, ये अगेन एक माइंडसेट इशू है rather than the brain का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस, बोथ आर डिफरेंट. हो सकता है दिस इज कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड. वो घर में जिस तरह पेरेंटिंग दिया जा रहा है बच्चों को, द बुली, सी एनी चाइल्ड वांट्स अटेंशन एंड वो अटेंशन पाने के लिए जो भी कर रहा है. हो सकता है उसको अटेंशन नहीं मिल रहा है एंड ही गेट्स अटेंशन ओनली व्हेन ही डज सम मस्ती. बट ऐसा देखा गया ना कि एक बच्चा जो बुली होता है वो कितने भी स्कूल्स में चला जाए वहां पर उस बच्चे को ही टारगेट किया जाता है. बहुत केसेस में मैंने ये देखा है. तो वो ऐसा क्यों है? क्या वो बच्चे में कुछ ऐसा था कि मे बी वो इंट्रोवर्ट था या कुछ ऐसा था जो हमने पकड़ा नहीं एंड वी आर नॉट एबल टू हेल्प? बिकॉज रिसेंटली हमने ऐसे बुलिंग के बहुत केसेस देखे हैं जिसके कारण बच्चों की जाने गई. So if we can control something in initial stage only, maybe by mindset rewiring or maybe by brain mapping, if we can catch that particular issue,
तो हम वो अपने बच्चे को, बिकॉज कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बुली बने. तो रिपोर्ट में डेफिनेटली वी विल नो हिज पर्सनालिटी, एज आई सेड, आपके थंब से whether आप इंट्रोवर्टेड है, एक्सट्रोवर्टेड है, कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है. और बचपन से अगर हमने बच्चे को हमेशा मिस्टेक्स के बारे में बात करी है, इवन द पर्सन हु इज गेटिंग बुलीड, ही इज गोइंग इनटू अ शेल बिकॉज ही इज हैविंग लॉट ऑफ सेल्फ डाउट इन हिम. मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इसमें खराब हूँ, बिकॉज ये वो सुन रहा है. तो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंटिंग का भी गलती है कि आपके डायलॉग्स जो आप रेगुलरली बच्चों से बात कर रहे हैं वही उसको पुल डाउन कर रहा है, एंड वहां जाके इसलिए वो इजी बुली हो जा रहा है बिकॉज ही डजंट हैव द करेज टू वॉइस हिज व्हाटएवर थॉट्स आर, वो एक्सेप्ट कर रहा है. तो हाँ, so we need to have parents who can avoid doing all this and always give that sense of confidence. I am proud of you, I love you. एक hug देना जरूरी है. Every night before the child goes to sleep, give him a tight hug and say I love you, I know you can do it. All these positive statements can build the self-esteem and self-worth of a child, and then he will definitely grow to be a confident child, not being bullied by people outside. अगर कोई bully करेगा भी, he will have an assertive communication. ये I don't like this. Got it. I will not accept this. तो ये कब करेगा? जब घर में उसको इस तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग माहौल मिलेगा तब. तो आपके पास जब कोई आता है तो बिकॉज दे आर कमिंग फॉर लिमिटेड टाइम, और हम जब किसी से थोड़ी सी देर के लिए मिलते हैं तो हमारे बिहेवियर अलग होता है. व्हेन यू स्टे विद देम, यू सी देम 24/7, उनके बिहेवियर अलग होता है. तो आप उसको कैसे कैप्चर करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन? दैट्स व्हाई आई सेड, ये अगर बच्चा मैंने देखा भी नहीं हो, सिर्फ पैटर्न से ही मुझे पेरेंट्स अगर देखें, लाइक यू सेड कि पेरेंटिंग में भी वो होता है. हाँ, तो पेरेंट्स को आप पेरेंट जब बात करते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज को तो हम रीड कर ही पाते हैं, कोई एक्सेप्ट कर रहा है. सम आर ऑलवेज, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, बहुत माएँ रोने भी लगती हैं. आई हैव सीन mothers becoming emotional in front of me because of then realizing कि मिस्टेक्स उन्होंने जो करी है. मैं जो उनको बोलता हूँ कि आपके बच्चे के साथ आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, एंड दे ओपन अप एंड सेइंग मेरे से यही हुआ है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेशर व्हिच शी इज गेटिंग फ्रॉम, हो सकता है हस्बैंड या इन लॉज, और whatever has happened in her childhood, all that is creating that kind of a behavior which is being forced on the child now. Got it. So when we make them realize कि आपको अपना बिहेवियर कैसे चेंज करना है, एंड दे रियलाइज द मिस्टेक, दैट इज द टाइम व्हेन आई फील हाँ, आई एम इन द राइट ट्रैक, आई एम गुड इन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जर्नी ऑफ द पेरेंट, एंड गिविंग द राइट गाइडेंस. राइट. तो आपका इस फील्ड में आने का सबसे बड़ा गोल क्या यही था, टू get that happiness by helping someone? Yeah, that's an important word. मैंने क्यों इसमें चूज किया? I found it is unique. मैंने स्टार्टिंग में कहा ये मेरे टाइम पे नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स को अगर ये रिपोर्ट मिलता हो सकता है something better or different would have happened. So why not give this? And I really enjoy helping people. So in my corporate life also, I enjoyed the best when I was connecting with people, helping my juniors to grow. As a manager, I was having teams. And यहाँ पे भी वही देख रहा हूँ कि आई एम हेल्पिंग पेरेंट्स एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन. एंड अगर यंगस्टर्स को ये एज में हम सिखाएं कि आपने राइट क्या करना चाहिए, आई थिंक देन बाय द टाइम दे रीच कॉर्पोरेट दे विल बी मोर सक्सेसफुल. उनको कम टाइम में ज्यादा सक्सेस मिलेगा. राइट. और मे बी वो जॉब के लिए बने ही नहीं थे, उनको बिजनेस करना था. जॉब भी भले करे, लेकिन दे विल बी बेटर ऑफ इन देयर आउटपुट, जल्दी सक्सेसफुल. नाउ एवरीबॉडी कैन नॉट डू बिजनेस, एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू दैट कॉर्पोरेट, हो सकता है, बट देयर journey will be even more enjoyable. Right, they will know how to handle things. Right. बहुत बच्चों को पता नहीं कि goals होने चाहिए. तो काफियों को even now goal setting exercise is a tough exercise. तो मैं बच्चों को वो भी सिखाता हूँ when I do my sessions with students in colleges, schools, कि importance of goals and how to have goals and how do you pursue them. So this report again tells me उनका mindset कैसा होगा, उनके strengths क्या है, and basis which are they setting the right goals, and what should they work on to develop on their personality. So some parents then ask me to have a personal session. फिर मैं पर्सनल कोचिंग सेशंस भी up to 6 months, 8 months based on the report. Got it. On a weekly basis या monthly basis कुछ सेशंस उनको 1-to-1. So I believe more in personalized 1-to-1 coaching. And वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में काफी स्टूडेंट्स में देखा हूँ जो जब शुरुआत में आते थे they were a bit introverted, not having the confidence to talk to people, and then slowly वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि अभी वो बात कर पा रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं. And that is how, अगर ये एज में, कम एज में अगर हमने ये यूज किया, एंड दैट इज व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव. तो जैसे इसमें मैं एक क्वेश्चन मुझे ये आता है
कि हर जनरेशन अलग टाइप की होती है, ठीक है, लाइक मिलेनियल्स वर डिफरेंट, जेन जी इज डिफरेंट, अल्फा इज डिफरेंट। अब हर किसी में अलग अलग ट्रेड्स हैं। अगर आप जेन जी को देखोगे, मैं किसी को लेबल नहीं कर रही, बट दे आर वेरी डिफरेंट देन मिलेनियल्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैंने ये देखा है, रेजिलियंस जो है दैट इज़ वेरी लो, ठीक है। हम डिप्रेस्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं, दे आर वेरी इमोशनल। तो दीज आर नॉट लेबल्स बट दीज आर देयर बिहेवियर। बट हाउ टू, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में हमें रेजिलियंस चाहिए होता है, वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग हेडेड ताकि हम उतना स्ट्रगल कर सकें, जो कि आजकल मैं देखती हूँ बहुत जल्दी लोग घबरा जाते हैं। तो इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट और द पेरेंटिंग, बिकॉज वी आर बिकमिंग लीनियंट डे बाय डे, हमारी फैमिलीज और छोटी होती जा रही है, इज दैट अ रीजन? और ये सब चीज़ें हम रिजॉल्व कर सकते हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स जो हम ऑलरेडी हैं, बिकॉज मैनी ट्रेड्स वर्क गुड इन मिलेनियल्स। मे बी हम लोग अपनी चीज़ें इतना खुल के बात नहीं कर पाते थे जो अभी बच्चे कर पाते हैं, बट दे आई थिंक जो है कि करियर में, अगर आप देखो करियर में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जॉब्स में या किसी में भी, इफ वी कैन हेल्प देम। तो आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है दैट व्हेन पीपल कम टू यू, आपने देखा है जनरेशन्स में ये डिफरेंट है एंड दैट्स व्हाई योर स्ट्रैटेजीज, योर टेक्निक्स चेंजेस? हाँ, सो आमतौर पे हमने आजकल ये रील्स में देखा है एंड हमें एक लेबल भी दिया गया है कि जेन जेड, क्या बोलते हो, सम टर्म्स आर, हाँ, सम टर्म्स आर बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग आल्सो, बट जो मिलेनियल्स हुआ, बेबी बूमर्स थे पुराने, राइट। हाँ, ये लेबल एक तरीके से अच्छा है टू अंडरस्टैंड एज अ जनरेशन। हाउएवर व्हेन आई सी देम, आई फाइंड दैट ईच ऑफ देम हैव दैट डिफरेंस, और हमें इस तरह लोगों को लेबल करना नहीं चाहिए। उसमें भी अच्छे लोग हैं, पुराने ज़माने में भी लोग थे, तो उनकी अगर वायरिंग पता चले, मे बी विदाउट नॉलेज यू मे हैव अ common medicine for everybody, but when you have a tool, then you will be able to customize. आपको पता है कि इनके साथ कैसे बात करना चाहिए। अभी उसी घर में दो ट्विन्स हैं आज के जमाने के, बट हो सकता है दोनों के साथ आपको व्यवहार अलग करना पड़े। अगर पिताजी या माताजी अपने स्टाइल को सेम रखे, डेफिनेटली एक को हर्ट कर रहा होगा when at the expense of the others। अब एक को बात कर रहे हैं, दूसरा बुरा मान रहा है, तो इनके साथ अलग बात कीजिए। तो थोड़ा पेशेंस वाला काम है पेरेंटिंग। हाँ, लेकिन उसमें अगर जॉब ट्रेनिंग है, आपको अगर ज्यादा सक्सेस पाना है आउटपुट में, देन नोइंग द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑब्जर्वेशन के साथ साथ अगर आपने DMIT रिपोर्ट किया तो इट विल मेक आवर जॉब इजी। तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ हम स्टूडेंट्स में देखते हैं, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, जब मैं एग्ज़ाम्स देने जाती थी ब्लैंक हो जाती थी। तो ना मैं ये करती थी कि मैं कुछ रैंडम ऐसे सेंटेंसेस बना लेती थी जिसमें कुछ भी फालतू के वर्ड्स रहते थे जो मुझे याद रहेंगे, एंड उससे मैं फॉर्मूलाज या फिर कुछ रिजॉल्व करती थी। तो ये टाइप की लर्निंग क्या होती है, और अगर हम ब्लैंक हो रहे हैं तो क्या तरीके हो सकते हैं कि बच्चे ऐसा रिकॉल कर सके, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया? क्या और भी कुछ वेराइटीज़ होती? एग्जैक्टली अगर बताऊं तो इसका साइंस ये है, जो बच्चे सिर्फ रट्टा मारते हैं ना, बोलते हैं उसको रोट लर्निंग, तो वो हमारे ब्रेन का जो एक हिस्सा है हिपोकैम्पस, उसको ही एक्टिवेट कर रहे हैं। और ये रट्टा क्यों मार रहे हैं बच्चे लास्ट मोमेंट पे? क्योंकि प्रेशर है पढ़ने का, पास होने का, मम्मी डैडी भी प्रेशर दे रहे हैं, और वही प्रेशर एग्जाम हॉल में जब वो आंसर दे रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस को हिपोकैम्पस में ब्लॉक कर देता है, एंड दैट इज हाउ ही फॉरगेट्स द आंसर एट दैट मोमेंट। तो ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मैं ये एनकरेज करूंगा कि अपने बच्चों को फोर्स ना करें। रट्टा मारना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस। तो हमारा हर एक का एक पढ़ने का स्टाइल होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कुछ बच्चे विजुअल पढ़ते हैं, कुछ अपना ऑडिटरी सुन के पढ़ते हैं, और कुछ काइनेस्थेटिक। अगर आपने अपने बच्चे का स्टाइल समझ के उनको सिखाया, देन देयर विल बी मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट्स को जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो हमारे प्री फ्रंटल एरिया के अंदर वो न्यूरल एक्टिविटीज में बैठ जाता है, जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो रिकॉल फैक्टर जल्दी हो जाता है। एंड जितना आप रिलैक्स्ड रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, उतना आसान होगा आपको आंसर्स रिकलेक्ट करना। एंजाइटी, पैनिक ज्यादा और स्ट्रेस करेगा, और आप और भूल जाएंगे, जो आता है वो भी आप। तो देयरफॉर meditation, breathing exercises, etc. are recommended for all students during the exam and even while studying. जितना रिलैक्स होकर आप पढ़ेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी आपको वो आंसर्स रिकॉल करने में हेल्प करेगा। राइट। अब आता है सवाल उन लोगों के लिए जो ना तो प्रोफेशनल्स हैं
ना स्टूडेंट्स हैं, ओके। बहुत सारी औरतें होम मेकर्स हैं। तो क्या उनके लिए ये चीज़ हेल्प हो सकती है और किस तरीके से? क्या कोई यूज़ केस है जिस पे हम, या कोई एग्जांपल है जो हम बात कर सकते हैं? काफ़ी लोग अपना जब बच्चों का रिपोर्ट कराने आते हैं 70% पेरेंट्स भी अपना फिर रिपोर्ट खुद करते हैं, सम ऑफ देम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि जानना है, और कुछ वाकई में उनको डिसीशंस अपने लाइफ में लेना है। जैसे कुछ बच्चों के ग्रोथ के लिए सबैटिकल ले लेते हैं जॉब से, एंड नाउ दे वांट टू रीस्टार्ट समथिंग। तो यस, दिस रिपोर्ट कैन हेल्प ऑल सच मदर्स या होम मेकर्स आल्सो टू अंडरस्टैंड। एक बात तो है, टैलेंट का कोई फुल स्टॉप नहीं है, आप कर सकते हो एट एनी एज यू कैन वर्क एंड अचीव योर गोल्स, लेकिन आर यू मेड फॉर दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। तो ये रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि आपको उस क्षेत्र में जो आप कर रहे थे उसी में कंटिन्यू करना है या कुछ नया कर सकते हैं, करियर शिफ्ट करना है, रोल शिफ्ट करना है। एंड इवन फॉर होम मेकर्स, उनको भी ये पता चलेगा कि, क्योंकि होम मेकर इज़ अ वेरी बिग जॉब, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, बिकॉज एक जो होम मेकर होती है वो बच्चे को एक एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है, कि बच्चे को जिस तरीके से वो बढ़ रहा है वो माँ के अराउंड, इवन होम मेकर्स जो हम बोलते हैं जिनको, उनके अराउंड ही वो बच्चा बढ़ रहा है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको वॉच कर रहा है कंटिन्यूसली। जब बच्चा छोटा रहता है तो वॉच करके सीखता है। तो अगर हमें अपने बारे में पता रहेगा एज अ होम मेकर ऑल्सो कि भाई मेरे को ये चीज़ सबसे अच्छे से आती है एंड आई एम गुड इन दिस, एंड मैं बच्चे को, या फिर मेरा बच्चा और मेरे दोनों के कॉम्बिनेशन, अगर मैं ये देखा जाए बेसिस द रिपोर्ट्स हमारे ट्रेट्स ये हैं, तो अगर मैं इसको इस तरीके से पेरेंटिंग करूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि विल दिस डेफिनेटली मैन, अगर मैं अपने आप को जानूं और मेरे बच्चे को भी जानूं, देन आई अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चेंज करना है अपने में, ताकि आई कैन कनेक्ट वेल विथ माई चाइल्ड। नॉर्मली जनरली लोग दूसरों को चेंज करना पसंद करते हैं कि आई विल नॉट चेंज, यू शुड चेंज, राइट? बट देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू कांट मेक अ डोमिनेंट पर्सन सडनली सबमिसिव और सबमिसिव पर्सन सडनली डोमिनेंट। वो नेचुरल वायरिंग ऐसी है, बट मैं अपने आप को चेंज करके हमारा जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ। और मैं जब चेंज करूंगा अपने आप को एज अ मदर या फादर, देन आई एम श्योर बच्चे को भी उस डिफरेंस समझ में आएगा एंड कनेक्शन। सो मेरे स्ट्रेंथ्स अगर स्पोर्ट में है या स्टडीज में है, एज अ फादर आई कैन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मदर कैन अंडरस्टैंड उनके स्ट्रेंथ्स क्या, एंड शी कैन हेल्प द चाइल्ड अकॉर्डिंगली। सो सेल्फ अवेयरनेस के लिए टूल कोई भी कर सकता है, कोई भी एज में, अपने आप को जान के डायरेक्शंस लेने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ ना, हमारे देश में स्पेशली ऐसा है कि माँ या इवन अ होम मेकर, वो सबसे पहले अपने आप को साइड करते हैं कि नहीं नहीं मुझे क्या करना है, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। बट अगर सेल्फ अवेयरनेस, जैसे आपने बोला, डेफिनेटली सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम जिस तरीके से अपने बच्चे को हम जो उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जिस तरीके से उसको पाल रहे हैं, उस पर भी फ़र्क पड़ता है कि वो आगे जाके कैसा रहेगा। मे बी वो किसी चीज़ में बहुत अच्छा था, बट बिकॉज हमें नहीं पता था, हमने इतना सप्रेस कर दिया कि वो आगे बढ़ चैलेंज। ये अभी 2 दिन पहले की बात है, काउंसलिंग में the mother realized and accepted, लेकिन the challenge is she is also going for work in the morning 8 o'clock and comes back late evening, and the child is the whole day with the grandparents, and unfortunately their behavior is not good. तो grandparents का भी करने की तो these are things beyond our control. अभी now it's up to the parent to tell the grandparent कि अपना बच्चा ऐसा है and how you should behave. But वो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, अरे हमने तो आपको इतना बड़ा किया और अभी हम आपसे सीखें क्या आपके बच्चों को कैसे पेरेंट करना है। सो दोस्त छोटे मोटे इश्यूज होंगे ही होंगे, बट बेसिकली पेरेंट्स को ये समझना है कि लेट अस गिव द बेस्ट एटमॉस्फेयर एंड डोंट बी क्रिटिकल। तो पेरेंट्स के लिए एक फॉर्मूला, अगर मैं इफ यू अलाउ मी, PARENT, पेरेंट के अंदर ही हमारा फॉर्मूला है। जितने भी बिजी हो आप, एटलीस्ट डिवोट 10 minutes एवरी डे विथ योर चाइल्ड, बी प्रेजेंट विथ योर चाइल्ड, आइदर इन द मॉर्निंग और इवनिंग। कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में उठते ही एक 10 minutes, रात को सोने के पहले एक 10 minutes, एंड दिन में whenever you reconnect, हो सकता है if you're a housewife and बच्चा जब स्कूल से आ रहा है, those 10 minutes first time when you're meeting after a gap of 8 hours, या if you're a working lady, आप जब शाम को आते हैं, that first 10 minutes phone वोन सब साइड में रख के only give complete attention to the child, whether you're a father or a mother, 10 minutes with your child. So P for being present in the moment. कल क्या होगा, परसों क्या होगा नहीं सोचना है, राइट? A for appreciation. Always look at appreciating your child in some way or the other. Normally, suppose
पेपर में आउट ऑफ 10 7 मार्क्स आए, जनरली मदर्स वो 3 मार्क्स किधर गए, कहाँ गलती हुई, उस पर ध्यान होता है. कैन यू नॉट फर्स्ट अप्रिशिएट द 7? राइट. एनकरेज, अरे वाओ 7 मिला आपको, लास्ट टाइम 6 था, अभी यू हैव मूव टू 7. सो स्मॉल थिंग्स यू नीड टू ऑब्जर्व एंड लुक एट कहाँ पे मैं फर्स्ट अप्रिशिएट कर सकता हूँ. इससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा. देन वो खुद बोलेगा मेरे को अभी नेक्स्ट टाइम 9 आउट ऑफ 10 चाहिए या 10 आउट ऑफ 10 चाहिए. राइट. सो PAR इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ द चाइल्ड. बच्चा मेहनत कर रहा है, भले हो सकता है उसको मार्क्स नहीं आए, बट कैन यू ऑलवेज से कि हाँ आई सॉ यू आर पुटिंग एफर्ट फॉर दिस, रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. आप भले 100 मीटर्स में फर्स्ट नहीं आए, लेकिन आपने जो मेहनत करी दैट इज वेल डन. तो उसको रिकॉग्नाइज कीजिए अपने एफर्ट के लिए, नॉट ओनली फॉर रिजल्ट्स. वॉट एवर बी द रिजल्ट दैट इज ओके. देन एनकरेज देम टू डू मल्टीपल थिंग्स. एक्टिविटीज पे एनकरेज कीजिए, कर सकते हैं, यू कैन डू इट, काइंड ऑफ अ affirmation sentences should be always spoken to children. And for nurture all the good abilities in your child. And T for developing trust. एक बार बच्चे ने आप पे ट्रस्ट किया इस एज में, जब वो बड़ा होगा और आप भी जब बड़े हो रहे हो, you will always come back to us because he trusts कि हाँ whatever happens in my life I can go back to my parents and they are there to support me. कुछ भी हो, Got it. There is unconditional love from my parents. Right. तो ये पेरेंट का फॉर्मूला अगर आप याद रखें और सारे पेरेंट्स उसको फॉलो करें, आई एम श्योर द कनेक्शन जो बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बच्चे करेक्शन कर लेंगे. हम ऑपोजिट करते हैं, वी फोकस ऑन करेक्शन. राइट. ये सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, एंड व्हेन यू फोकस मोर ऑन करेक्शन एट दिस एज, यंग एज, कनेक्शन टूट जाता है. राइट. एंड देन बाद में जब बच्चा बड़ा हो रहा है और आपकी भी जरूरत होती है एज अ सीनियर पर्सन, कनेक्शन ही नहीं रहेगा. एंड देन यू आर स्ट्रगलिंग फॉर क्यों नहीं मेरा, है ना. एट टाइम्स ये देखा है मैंने कि पेरेंट्स आर नॉट कनेक्टेड विद देयर चिल्ड्रन एट दिस एज व्हेन दे आर मे बी 40s 50s. सो ऑलवेज फोकस ऑन कनेक्टिंग विद योर चाइल्ड एंड करेक्शन विल कम लेटर. आपने जो कवर किया, दोज आर लाइक बेसिक, दैट इज द फॉर्मूला. बट आजकल बच्चों में एंगर इश्यूज, एम्पैथी इश्यूज, ये सब बहुत सारी चीजें जिस पे मैं डेफिनेटली आपसे अगले उस पर चर्चा करना चाहूंगी. बट टुडे मैं आपसे एक क्विक रैपिड फायर आपके साथ करना चाहती हूँ, जस्ट टू नो कि सही क्या है, सच क्या है. ओके, लेट मी सी क्या आप इफ आई रेडी कैन हैं? clear this. I've never faced an exam like this before. आज आपका टेस्ट है. ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्वियसली DMIT या साइकोमेट्री, क्या आप प्रेफर करेंगे? DMIT across all age groups, right from 1 year. DMIT is something which is your natural wiring, तो सबने करना चाहिए. साइकोमेट्रिक भी मैं रेकमेंड करता हूँ. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एक पैटर्न होता है आर्च. तो अगर कुछ बच्चों के अगर आर्च पैटर्न्स देखें, एंड इफ द चाइल्ड इज बियॉन्ड 9th स्टैंडर्ड, तब मैं साइकोमेट्रिक एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट यूज करूंगा. बट इफ स्ट्रेट आंसर, DMIT इज फर्स्ट. गॉट इट. विजुअल लर्निंग या फिर किनेस्थेटिक? नहीं, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है. बोथ हैव अ प्लेस. अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, दुनिया में 5% बच्चे ही हैं जो काइनेस्थेटिक हैं. Around 60% are visual. Okay. And 30-35% are auditory. Now IQ या EQ, लंबी रेस के लिए क्या चाहिए? Definitely EQ. दो इंडिया में IQ का ज्यादा, और इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में IQ अच्छे मार्क्स 90-95%. लेकिन we all now know कि EQ is that something which makes you successful in the long run. There are so many people जो back benchers थे और क्लास में toppers भी नहीं थे, but they are successful in because of their EQ. Their EQ is going to be the key. Okay. Now left brain या right brain, आज के बिजनेस में क्या चलता है? चलता है is different, but जो होना चाहिए definitely आपका creativity ज्यादा होना चाहिए. That is what will help you to have more ideas and how to take the company to a longer or higher success. Logic is important to analyze, but I would always want somebody with more creative और EQ जो level है वो सब साथ में आता है. तो कहाँ, मतलब हम move कर रहे हैं from left to right. Okay, हाँ, yes. Okay, now corporate training या one-on-one coaching, क्या preference है?
दोनों में मजा आता है, बट ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे 1-on-1 में आती है, बिकॉज देयर इज मोर फोकस देयर। मैं कॉर्पोरेट 30, 50, 100 के भी सेशंस लेता हूँ, बट 1-on-1 में ज्यादा इंटरेस्ट होता है बच्चे का भी सुनने में, और एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है हमें। आप ग्रुप को करते हैं तो मे बी 10% रियली आर implementing it, rest we don't know. Right. So for me it is 1-to-1. Okay. 14 घंटे मेहनत करना या फिर दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करना, क्या आप सजेस्ट करेंगे? Easiest thing should be reprogramming. Right. Why? Because once you reprogram, then your effort, कम effort में आप ज्यादा सक्सेस लेके आ सकते हो। आप 14 घंटा with negative mindset मेहनत करोगे, it is not going to help you. Right. So do something for reprogramming every day morning. Use techniques like gratitude या affirmations, and I'm sure तो हार्ड वर्क से बेटर है कि आप स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क भी चाहिए, लेकिन ना स्मार्ट मैनर। तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग या माइंडफुल पेरेंटिंग? माइंडफुल पेरेंटिंग। हाई सैलरी या पीस ऑफ माइंड, आप क्या प्रेफर मेरे लिए तो पीस ऑफ माइंड। पैसा विल कम। राइट। आपको क्या पसंद है, बुक्स पढ़ना या फिर पॉडकास्ट सुनना? आजकल पॉडकास्ट भी सुनता हूँ, बट द रियल सेटिस्फैक्शन कम्स व्हेन यू आर रीडिंग बुक्स। आपके हाथ में वो फील होना चाहिए। ओके। कोई फेवरेट जॉनर जो आप पढ़ते हैं? मेरा तो फेवरेट ऑल टाइम इज शिव खेरा ओके एंड स्टीवन कवीज 7 हैबिट्स। तो मैं मोस्टली सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स ज्यादा फोकस करता हूँ, एंड नाउअडेज आल्सो ऑन टू सबकॉन्शियस माइंड एक्सेट्रा। गॉट इट। ओके। सेफ करियर या रिस्की टैलेंट, क्या सजेस्ट करेंगे? सम पेरेंट्स मे नॉट लाइक दिस, राइट? बट रिस्क लेना जरूरी है, then only you will know your real potential. Right. But unfortunately Indian system is parents want to have their children to have the safety net Right. first. So हो सके तो मैं यही बोलूंगा, पहले अपना सेफ्टी नेट बना लीजिए, and then छलांग लगाइए, ताकि आप कुछ और भी कर सकें। राइट। ओके। सुबह का सपना मतलब विजुअलाइजेशन या रात की रिफ्लेक्शन, क्या आपको ज्यादा हिट करती है? नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों पीरियड में आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। दैट इज व्हेन योर कॉन्शियस माइंड इज स्लीपिंग एंड सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है ज्यादा। हाउएवर आई थिंक अर्ली मॉर्निंग affirmations would be even more powerful. Got it. Okay. Financial freedom या freedom from fear? Freedom from fear is important. If you are able to do certain things without fear, I'm sure financial freedom also will happen. Great, nice. अब एसएच डेवलपमेंट एकेडमी के लिए अगर आप एक वर्ड देना चाहें, पैशन या पर्पस? Obviously, should be purpose, and my purpose is to be mad. Make a difference in the lives of people. So my mad is I am wanting to make a difference, and that is my purpose in life. So जितने हो सके, जितने लोगों के लाइफ में अगर मैं madly उनके लाइफ में कुछ changes लेके आऊँ, make a difference in the life of that child or the parent, I think I'll be sleeping peacefully that night. Great. It was so nice talking to you, संतोष जी. Thank you so much. बहुत सारी चीजें मुझे आज पता चली और बहुत सारी जानना बाकी भी रह गई. So I think same happened with our audience also. But thank you very much for coming today. Thank you so much. Picture abhi baki hai. I'm sure we'll meet again. And yeah, definitely. Let's hope that audience who are listening to this podcast will definitely gain a lot, and I'll be contributing madly and making a difference in their lives as well. Right, definitely. So thank you so much once again to everybody out there. Thank you, संतोष जी. आज की कन्वर्सेशन से सच में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। करियर का स्ट्रेस, बच्चों की सही ग्रोथ और इवन डीएमआईटी साइंस के पीछे के सारे मिथ आपने सब एकदम बर्स्ट कर दिए। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए सही करियर रोड मैप चाहते हैं या अपनी लाइफ में माइंडसेट चेंज लाना चाहते हैं, तो एसएच डेवलपमेंट एकेडमी या संतोष जी से जरूर कनेक्ट करें। सारी डिटेल्स और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज, एक्सपर्ट बिजनेस टिप्स और थोड़े मसाले के साथ। तब तक के लिए सी या।